हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है बिल्कुल एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर मंथ में रहे सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे लिंक क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है? तो नंबर वन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये भी पब्लिश करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी पब्लिश करता है। फिस्कल मॉनिटर, ये भी वही पब्लिश करता है। और ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा, वो भी पब्लिश करता है। तो ये चारों की चारों जो रिपोर्ट्स हैं इनको पब्लिश करता है आईएमएफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रमन मैगसेसे अवार्ड। तो इट इज कंसिडर्स एशियाज हाईएस्ट ऑनर ऑफन कॉल्ड द एशियन नोबेल प्राइज। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। इट इज अवॉर्डेड एनुअली, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड एजुकेट गर्ल्स इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 and 3। इस बार ये अवार्ड तीन लोगों को कंबाइन दे के दिया गया है, इंडिया से और ये मालदीव से और ये फिलीपीन से। और ये पहली इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन रही है एजुकेट गर्ल्स टू रिसीव द रमन मैगसेसे अवार्ड। तो ये जो अवार्ड था इसको स्टार्ट करा गया था 1958 में, और 2008 में 8 तक ये अराउंड 6 कैटेगरीज में दिया जाता था। बट उसके बाद ऐसा नहीं है, ये क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया। देर इज नो लॉन्गर अलाउड फिक्स्ड कैटेगरीज एक्सेप्ट फॉर इमरजेंट लीडरशिप। विच कंट्री होस्टेड द एससीओ समिट 2025? तो ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इससे पक्का चांसेस है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए, क्योंकि मोदी जी बहुत टाइम बाद चाइना गए थे। इंडिया चाइना के जो रिश्ते थे वो काफी टाइम से खराब हो गए थे गलवान वैली के इंसिडेंट्स के बाद। तो उसके बाद से अभी मोदी जी गए हैं वहां पे, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर तो चाइना है, जैसे हमें पता है। तो जो एससीओ था वो उसकी स्टार्टिंग में थी 1986 में, जिसमें स्टार्टिंग में केवल 4 मेंबर थे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशियन चाइना। उसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को ऐड करा गया। 2017 में इसमें इंडिया पाकिस्तान साथ में आए, और 2024 में इसमें बेलारूस को ऐड करा गया। एंड एससीओ में अब टोटल मिला के 10 मेंबर हो गए। और 2023 का जो समिट था उसको इंडिया ने होस्ट करा था। और जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक बॉडी है वो है दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर तशकांत उज्बेकिस्तान में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार मतलब क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं कि जो RATS है ये किस बॉडी से लिंक्ड है। SCO, ब्रिक्स, G7, इस तरह से क्वेश्चन बना देंगे और फिर पूछ लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इट इज लिंक्ड विद SCO। तो इस बार का जो समिट था उसकी थीम थी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। और मेंबर्स इंडोर्स्ड क्रिएटिंग एन SCO डेवलपमेंट बैंक टू फाइनेंस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बार का जो डिक्लेरेशन था दैट इज तिएनजिन डिक्लेरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तिएनजिन डिक्लेरेशन किस से लिंक था, SCO, ब्रिक्स या UN। तो ये बहुत बारी पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन घुमाना बहुत आसान होता है, तो उसको ध्यान रखना है। और जो सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंस थी कि इसमें जो कंबाइन एक रिपोर्ट बाद में दी जाती है या फिर डिक्लेरेशन दिया जाता है मीटिंग के बाद, तो उसमें पहलगाम अटैक का मेंशन करा गया, और जाफर एक्सप्रेस के जो अटैक हुए थे पाकिस्तान में उसका भी, जिसको कराया था BLA ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहलगाम अटैक को मेंशन करा गया है रिपोर्ट में। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? मुकेश शर्मा, R वेंकटरमन, के वेणुगोपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कि R वेंकटरमन। और आर्टिकल 6 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएट करता है इस पोजीशन को, दैट इज अटॉर्नी जनरल। ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। इनका काम बेसिकली क्या होता है कि जो भी केसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं या गवर्नमेंट जिन भी केसेस में इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट की तरफ से ये केस लड़ने जाते हैं। तो ये बेसिकली सरकार के वकील आप इनको बोल सकते हैं। ही इज ऑल्सो द प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटिंग द यूनियन गवर्नमेंट इन सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। और आर्टिकल 88 बोलता है दैट ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस एंड एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज एंड एनी कमिटी। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। कई बार जो क्वेश्चन पेपर से सेट करते हैं उस चीज को बहुत यूज करते हैं कि लोगों को लगता है जब ये इस जो हाउस में जो चीजें चल रही हैं उसमें जब ये पार्ट ले रहे हैं तो उसके मेंबर होंगे। बट ऐसा नहीं है, ये मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये उसके बाद भी किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये ही शुड नॉट डिफेंड accused person in criminal prosecution without the permission of the government of India, and he should not advise or hold a brief against the government of India. Which of the following cases expanded the scope of Article 21 to include the right to live with dignity? केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो ये नहीं है. दिट वॉज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये करेक्ट है, इसका आंसर यही है. नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, तो ये रिलेटेड था होमोसेक्सुअलिटी से, तो इसको लीगलाइज कर दिया गया था. एंड जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी केस फॉर लिंग विद राइट टू प्रिवेसी, तो ये आपको ध्यान रखना है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुपर ब्लू मून. A super moon occurs when a full moon is at the farthest point from Earth in its orbit, making it appear larger and brighter. तो यो आप इस लॉजिक से कुछ इस स्टेटमेंट को गलत बता सकते हैं, क्योंकि कोई चीज जितनी दूर जाती है वो इतनी छोटी होने लगती है. जैसे स्टार्स देखो, सन से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी कितने छोटे पॉइंट जैसे लगते हैं, तो स्टेटमेंट वन गलत है. द ब्लू मून रेफर्स टू द सेकंड फुल मून इन अ कैलेंडर मंथ और द थर्ड फुल मून इन अ सेशन विथ 4 फुल मून्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. द अकरेंस ऑफ अ सुपर मून और एंड अ ब्लू मून टुगेदर इन अ कॉमन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. आपको पता चली जाएगा कि बहुत रेयर मतलब इवेंट्स होते हैं ये. ब्लू मून ही बहुत रेयर होता है, तो ये एक कहावत भी होती है कि वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत रेयरली होती हो. तो सुपर मून, दिस अकर्स व्हेन अ फुल मून इज एट द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थ एंड इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट नोन एज पेरिजी. तो आप सपोज करते हैं, मान लो ये अर्थ है और ये मून का जिस पाथ में वो रिवॉल्व करता है उसको बोल सकते हैं. तो जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है, जब सबसे पास हो तो उसको बोल देंगे पेरिजी, और जब सबसे दूर हो उसको बोल सकते हैं आप अपॉजी. तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है. तो जो सबसे पास होगा उस टाइम मून सबसे बड़ा दिखाई देता है और उसको बोलते हैं सुपर मून. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? 38, 39, 40 या 42? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 38. और इसमें चाइना फर्स्ट टाइम 10th रैंक पे आया है. फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड की, और इंडिया की 2020 से काफ़ी इंप्रूवमेंट है, उसमें हम अराउंड 48 रैंक पे थे. और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे साउथ कोरिया और फिफ्थ पे सिंगापुर. तो हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है रिसर्च एंड इनोवेशन में वो काफ़ी कम है. जो जैसे इसराइल है या साउथ कोरिया है, दे अराउंड 4% जीडीपी का वो कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च में, और इंडिया इज स्टिल लेस देन 1%. उसका रीजन सबसे बड़ा है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस फील्ड में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है. क्वेश्चन नंबर 8, तो ये ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम है, उससे लिंक क्वेश्चन है, इसमें हमको मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को. तो चलिए देखते हैं. आदि कर्मयोगी अभियान, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू चेंज लीडर्स इन ट्राइबल एरियाज. ये बेसिकली एक प्रोग्राम स्टार्ट करा था टू इम्प्रूव लीडरशिप इन ट्राइबल एरियाज. तो ऑप्शन 2 है, तो फोर्थ अपने आप निकल जाएगा. तो उसके बाद है ऑप्शन बी, पीएम जनमन, इसकी क्या स्कीम थी? तो इट इज related to focused on particularly vulnerable tribal group to ensure basic infrastructure and livelihood. तो इसका 3 से है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया. धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इट इज रिलेटेड टू कन्वर्जेंस ड्रिवन मिशन टू सैचुरेट एसेंशियल सर्विसेज इन ट्राइबल एरियाज. तो इसका आंसर है 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. और जो धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान है, दैट इज आउटरीच ड्राइव बेनिफिट सैचुरेशन कैंप्स एंड अवेयरनेस फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड. The Bharti initiative launched by APDA, so it aims to support 100 agri-food startups to boost India's exports to USD 50 billion by 2030. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. It targets high-value agri-food products such as GI tagged, organic, superfoods, processed foods and आयुष products, not stable crops. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट स्टेबल क्रॉप्स, मतलब जैसे गेहूं चावल इसमें नहीं इंक्लूडेड है. तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर है सी.
क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बर्डन ऑफ एडीज मॉस्किटो। तो जो डेंगू है उसको फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है, उसकी वजह से ये होता है, ये बेसिकली कैरियर होता है उस वायरस का। तो डेंगू इज एन इंडेमिक एंड मर्जिंग डिजीज इन इंडिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आप हर साल देखते हैं लाखों केसेस आते हैं इसके। इंडिया हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड मास इम्यूनाइजेशन यूजिंग डेंगू वैक्सीन, तो ये इनकरेक्ट है। अभी तक ऐसी कोई भी वैक्सीन हमने मास लेवल पे नहीं बनाई है, जो चल रही है वो केवल अभी ट्रायल फेजेस में। लार्ज स्केल फ्यूमिगेशन इज स्टिल यूज बाय लोकल अथॉरिटीज डिस्पाइट लिमिटेड इफेक्टिवनेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। केरला हैज 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन प्रमोटिंग वाटर स्टोरेज, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये बेसिकली उनके लिए है कि जो हमारी वाटर स्टोरेज होती है कि उसमें हम देखें वहां मच्छर तो नहीं है, तो ये इसमें खाली दो ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 3, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3। क्वेश्चन 11, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 22 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर, तो इसका आंसर ऑप्शन है 22 सितंबर। और ये इसलिए बनाया जाता है कि उस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करी गई थी टू सेव ओजोन फ्रॉम CFCs, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो ओजोन होती है उसका फॉर्मूला होता है O3। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज द 31st वर्ल्ड ओजोन डे इन दिल्ली ऑन 16 सितंबर, और इस बार का जो थीम था फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। विच कंट्री डेवलप्ड द mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन नेम्ड एंथ्रोमिक्स? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कैंसर की फर्स्ट वैक्सीन है वो क्लेम करी जा रही है कि रशिया ने बना ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रशिया, और ये mRNA वैक्सीन है, ये ध्यान रखना है। तो oncolytic vaccines are type of cancer therapy that uses oncolytic virus to directly kill cancer cells and stimulate an anti-tumor immune response। तो जहां भी ऐसा लगेगा कि कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं, बेसिकली नॉर्मल सेल्स जो होती हैं और कैंसर सेल्स में ये फर्क होता है कि अगर कोई भी बॉडी का पार्ट जहां पे सेल की रेगुलेटेड कंट्रोल छूट जाए ग्रोथ, तो उसको हम कैंसर सेल मान लेते हैं। और ये बॉडी का बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा लेती हैं, और बेसिकली जिसको हम गांठ बोल देते हैं वो यही होती है कि कैंसर सेल्स का जो नॉर्मल सेल्स होती है, बेसिकली बॉडी को पता होता है कि हमें खाली इतनी सेल डेवलप करनी है, लेकिन जब जो कोडिंग होती है वो गड़बड़ा जाए या कुछ म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इट इज एन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 नॉन पैथोजेनिक वायरस दैट हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय malignant cells and stimulate activate the patient's anti-tumor immunity। नॉर्मल जो बॉडी होती है उसमें भी थोड़ी बहुत कैंसर सेल्स बनती रहती हैं, लेकिन बॉडी उनको डिस्ट्रॉय कर देती रहती है टाइम टू टाइम। बट जब एक बॉडी में परमानेंट म्यूटेशन हो जाए या फिर कोई ऐसा जीन एक्टिवेट हो जाए जो कैंसर सेल बनाता है, तो फिर ये चीज बहुत टफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एक्ट कंप्लीटली बैन्स द ऑफरिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स इन इंडिया, तो ये भी काफी न्यूज में था, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें जो सारी जो बेटिंग एप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। ऑप्शन 2, अथॉरिटीज अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैव बीन एम्पावर्ड टू ब्लॉक अनलॉफुल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका है ऑप्शन सी। तो सेक्शन 69 है, आपको ध्यान रखना है, ये सेक्शन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन है जिसके तहत ये चीज हुई थी कि अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करा गया, तो इसका आंसर है सेक्शन 69 है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 28 सितंबर, 29, 30 या 27, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 28। और इस बार ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसको बाद में दूसरी बेंच ने पलट दिया। तो उसने अभी भी ये बोला है कि जितने भी डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनको तुरंत वैक्सीनेट करा जाए और न्यूट्रलाइज करा जाए। और इस बार की जो थीम थी एक्ट नाउ ह्यूमन बी कम्युनिटी, और रेबीज एक जानलेवा बीमारी होती है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, केवल प्रिवेंशन है, वैक्सीन से इसको बचाया जा सकता है। अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो प्लीज बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, तुरंत जाके इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि एक बार रेबीज एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं बॉडी में, या उस वायरस ने अपना घर बना लिया आपकी बॉडी में, तो बचने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। अभी एक रिसेंटली यूपी का बहुत फेमस कबड्डी प्लेयर था जिसकी रेबीज से डेथ हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेनिस नेशनल
इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 15 सितंबर, 16 सितंबर, 18 या 20th। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 15 सितंबर, और ये नेशनल है, आपको ध्यान रखना है। नेशनल बनाते हैं 15 सितंबर, और उस दिन बर्थडे होता है एम के विश्वरैया का था, जो कौन थे? ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंजीनियरिंग, एंड ही मेड पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू irrigation systems and flood management and major national nation building projects such as the Krishna Raja Sagar Dam। तो क्वेश्चन नंबर 16, अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हुए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही पार्ट लेते हैं, दोनों हाउसेस के, और केवल पार्लियामेंट के ही दोनों हाउसेस में पार्ट लेते हैं, स्टेट इसमें पार्ट नहीं लेता है, अनलाइक प्रेसिडेंट। तो अब लोकसभा में तो सारे मेंबर इलेक्टेड होते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड केवल राज्यसभा में 12। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें फिफ्थ नहीं है, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, तो ये हट गया। पहला होता है, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन सी 1 and 3 4। तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन फॉलोज अ यूनिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस आउटलाइंड इन आर्टिकल 66। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल वोट, ये इसके थ्रू इनको इलेक्ट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, Sarada Hoffman, who recently passed away, was associated with which dance form? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है भरतनाट्यम, और इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर आर कॉन्ट्रीब्यूशन टू भरतनाट्यम। तो ये भारत के 8 क्लासिकल डांसेज हैं, जो भरतनाट्यम में तमिलनाडु का है, कथक नॉर्थ इंडिया, बेसिकली ये यूपी में होता है, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसी उड़ीसा, और सतारिया असम। आपको ध्यान रखना है केरला में 2 डांस है, मोहिनीअट्टम और कथकली। द फर्स्ट जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन मॉरिशस। तो ये करेक्ट है, इसको चालू करा था, या जिसका शुभारंभ करा था हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। द इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 is the first trade agreement signed by India with an African country। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 and 2। सेबेस्टियन लिकॉर्नियो बिकेम द पीएम ऑफ विच कंट्री? तो फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील या नीदरलैंड? तो इसका आंसर ऑप्शन है फ्रांस, और यहाँ पे प्रेसिडेंट है हमारे मैक्रोन, जिनका इंडिया से काफी अच्छा संबंध है। वेयर हैज इंडिया ओपन इट फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? मोरक्को, श्रीलंका, फ्रांस या रशिया? तो इसका आंसर ऑप्शन है मोरक्को, और ये अफ्रीका में लोकेटेड है। एंड दिस कंट्री, ये ऐसा कंट्री है जो अटलांटिक ओशन प्लस मेडिटेरियन सी दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करता, मतलब टच होते हैं ये दोनों ओशन। अफ्रीका का ऐसा कोई और कंट्री नहीं है। तो इसको बनाया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड विद इन कॉपरेशन विद डीआरडीओ। ये आपको ध्यान रखना है कि किसने बनाया है और कहाँ है, मोरक्को में। इट इज द फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी बाय एन इंडियन प्राइवेट कंपनी, लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 वाज हेल्ड इन विच सिटी? यूएसए, यूके, फ्रांस या कनाडा? तो इसका आंसर है यूके, यूके के लिवरपूल में हुई थी, और इस बार गोल्ड मेडल जीता है जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा अपनी अपनी कैटेगरीज में। तो गोल्ड बाय जैस्मिन लंबोरिया एंड मीनाक्षी हुड्डा एंड नुपुर शेरॉन अर्निंग सिल्वर, और इसको टॉप करा था कजाकिस्तान में। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट रैंक किसकी आई है, दैट इज कजाकिस्तान। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एवी रामास्वामी, जिनको हम पेरियार भी बोलते हैं, टाइटल दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी एवी रामास्वामी। इस साल इसको स्टार्ट हुए 100 साल हुए, तो ये स्टार्ट हुआ था 1925 में, तो आपको ध्यान रखना है ये। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। इट इज अ theoretical idea that aim to establish an egalitarian society where any type of discrimination, hatred on the basis of caste, religion and gender cease to exist। तो ये बेसिकली इम्पॉसिबल सा टास्क है इंडिया में, तो कास्टिज्म हटाना ना के बराबर चीज ही है, क्योंकि कोई भी कास्ट हो वो उसमें प्राइड करती है। अब पता नहीं ये कैसे हटेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस
इंटरकास्ट मैरिज एक्ट, इट अपोज चाइल्ड मैरिज, इनकरेज लव मैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज। तो जो कास्ट हटाने का एक लौता तरीका जो बी आर अम्बेडकर ने बताया था वो ये था, इंटरकास्ट मैरिज अलाउ करो आप। तो जैसे जैसे इंटरकास्ट मैरिज अलाउड होगी, मतलब चालू हो जाएंगी अपनी हमारी इंडियन सोसाइटी में, तो कुछ ही जनरेशन में हम लोग भूल जाएंगे कि हम किस कास्ट के थे, सारी जो कास्ट है वो आपस में मिक्स हो जाएंगी, तो इस तरीके से कास्टिज्म खत्म हो सकता है। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ तो होता ही नहीं, आप जानते हैं कि 90% मैरिजेस हम अभी भी सेम कास्ट में ही होती हैं। नंबर 23, हु बिकेम द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट? राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, मिथुल मनास, अजीत अगरकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिथुल मनास। तो जो बीसीसीआई है उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है वानखेड़े स्टेडियम, जो मुंबई में लोकेटेड है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1928 अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके अंडर बना हुआ है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, क्या पता आगे पूछ लें। इन विच सिटी वॉज इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड? अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, लखनऊ। तो इसका आंसर है अहमदाबाद, और इसका नाम होने वाला है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज द लार्जेस्ट इन इंडिया एंड अमंग द मोस्ट मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड। और जो मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट है जो कि 2014-15 में 1,643 करोड़ था, उसको बढ़ा के 5,300 करोड़ कर दिया है। इन 2029 अहमदाबाद विल होस्ट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट was recently released by नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसको गैसिंग में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये वाली जो मिनिस्ट्री है कोई रिपोर्ट निकाल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नीति आयोग तो बहुत सारी रिपोर्ट निकालती है। तो इसमें ये बताया गया है कि तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। लेकिन जो सबसे ज्यादा डेथ हुई है ड्यू टू एक्सीडेंट्स वो ये यूपी में। और जिन लोगों की सबसे ज्यादा डेथ हुई है एक्सीडेंट्स में वो लोग हैं जो टू व्हीलर चला रहे थे। तो जो भी लोग स्कूटी या बाइक चलाते हैं प्लीज हेलमेट जरूर पहने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? वी के वेणुगोपाल राव, फली नरीमन, डीवाई चंद्रचूड़ और कपिल सिब्बल। तो इसका आंसर है डीवाई चंद्रचूड़, ये हमारे एक्स सीजीआई हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच organization launched Swagitify to attract long term foreign investment? आरबीआई, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री या सेबी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेबी। इसकी फुल फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर एफपीआई एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। तो अपने शेयर मार्केट में कैपिटल फ्लो को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च करा गया है। With reference to dairy sector of India, which of the following statement is or are correct? India is the world's largest milk producer. ये तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है। एंड कंट्रीब्यूटिंग 50% ऑफ ग्लोबल मिल्क आउटपुट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें ये 50 नहीं है, ये कम है, ये अराउंड 20% के अराउंड है, 20 या उससे कम। द डेयरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू इंडियाज जीडीपी देन द एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डेयरी सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, बट हाँ ये नहीं है कि डेयरी सेक्टर बाकी सबसे भी ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इसका आंसर है डी, नीदर वन नीदर टू। तो द मिल्क प्रोडक्शन रोज फ्रॉम 146.31 मिलियन टन इन 2045 टू 239.30 मिलियन टन। और इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 24%। तो 24 लगभग 25% के अराउंड हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। Dairy is the India's single largest agriculture commodity, contributing 5% to GDP and employing over 8 crore farmers. और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सबसे ज्यादा लगभग प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। Which company became India's new sponsor in a rupees 579 crore deal? तो एमआरएफ टायर्स, सीएट टायर्स, अपोलो टायर्स या जेके टायर्स? तो इसका आंसर है अपोलो टायर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि रेवोल्यूशन जो हुए थे वो किस सेक्टर से रिलेटेड थे। तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन था वो डेयरी से रिलेटेड था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू हनी एंड एग्रीकल्चर, ये इनकरेक्ट है। जो रेवोल्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स। एंड सिल्वर
दैट इज पोल्ट्री, तो ये सही है, एक्स से रिलेटेड, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 एंड 3। तो ये डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं कि इसमें से कौन सा है। ऑयल सीड प्रोडक्शन दैट इज रिलेटेड टू येलो रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ब्लैक रेवोल्यूशन, फिश प्रोडक्शन ब्लू रेवोल्यूशन, लेदर एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स ब्राउन रेवोल्यूशन, जूट प्रोडक्शन गोल्डन फाइबर, फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट गोल्डन रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स ग्रे रेवोल्यूशन, अनियन प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स प्रॉन प्रोडक्शन पिंक रेवोल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें तीनों चीजें आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एग प्रोडक्शन सिल्वर रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31, IIM अहमदाबाद लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैंपस इन विच सिटी। इंडिया का नहीं है, सॉरी, ये खाली IIM अहमदाबाद ने अपना पहला ग्लोबल कैंपस लॉन्च करा है। काठमांडू, दुबई, पेरिस या काबुल, तो इसका आंसर ऑप्शन डी काबुल। 32, इसमें हमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट्स। तो कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट्स आर लिमिटेड टू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन सच एज एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। तो ये सिर्फ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन नहीं, उसके अलावा भी जो हम जैसे कार्बन कैप्चर करते हैं आर्टिफिशियली, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। कार्बन ऑफसेट्स आर प्राइमरीली एम्ड एट अचीविंग नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी रादर देन कार्बन रिडक्शन। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली जो हम इमिशन करते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए है ये। तो ईवी अडॉप्शन कैन बी सपोर्टेड बाय कार्बन ऑफसेट मैकेनिज्म टू रिड्यूस इमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें दो ऑप्शन, एक खाली सही है, दैट इज ओनली वन। तो कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट्स आर नॉट लिमिटेड टू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, दे आल्सो इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन, energy efficiency improvements and sustainable agriculture projects. Additionally, carbon offsets are primarily aimed at reducing or compensating for emission rather than achieving energy self-sufficiency. Question number 33. Who is the author of the book Different but No Less? अनुपम खेर, चेतन भगत, विक्रम सेठ या रस्किन बॉन्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन है अनुपम खेर। तो इन्होंने अभी रिसेंटली बुक लॉन्च करी थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मौलाना अबुल कलाम आजाद। ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ही वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड डिटेल्ड इन ये वार्ता जेल। तो ये गलत है। ही सर्व्ड एज द इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर है केवल दो स्टेटमेंट्स में करेक्ट। तो ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1923, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। And he later served as the first education minister of independent India. He was arrested during the salt satyagrah and detailed in Meerut jail. Question number 35. What is the name of the army's rescue operation conducted in India in flood hit Jammu and Punjab region? तो आपको पता है अभी पंजाब और जम्मू में बहुत बुरी तरह बाढ़ आई थी, और जम्मू शहर की एक रिवर है तवी रिवर, वो अपने काफी विशालकाय रूप में उसने काफी सारे एरिया अपने अंदर ले लिया था। तो इसका आंसर है ऑपरेशन राहत। तो ऑपरेशन राहत आर्मी कैरिंग आउट रिलीफ रिस्टोरेशन एफर्ट्स इन फ्लड हिट रीजन्स। Which of the following best describe the primary mandate of Food and Agriculture Organization to create and enforce global agriculture production quotas to monitor and promote global nutrition, agriculture, productivity and rural development? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट इज द ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, और इसको स्टैब्लिश कराया गया था 1945 में। जो सबसे ज्यादा पुरानी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कंटिन्यू कर रही है दैट इज ILO। मैंडेट टू इंप्रूव न्यूट्रिशन, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 37. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग reflected a paradigm shift from erstwhile planning commission. Which of the following statement best captures this shift? A shift from centralized planning to centralized planning approach to a cooperative bottom up vision. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्लानिंग कमीशन था वो एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी थी, बट जो नीति आयोग है उसमें आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो सारे पार्ट इसमें लेते हैं। अब ट्रांजिशन फ्रॉम हैविंग फाइनेंशियल एलोकेशन पावर्स टू बीइंग अ प्योरली एडवाइजरी बॉडी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसके पास पावर होती थी
फंड्स अलॉट करने की, बट जो अब नया नीति आयोग है वो खाली एक एडवाइजरी बॉडी है. अ चेंज इन कॉम्पोजिशन टू इंक्लूड सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स टू बेटर रिफ्लेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो तीनों ही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. तो ये आप देख सकते हैं that the primary governing body of the planning commission was NDC, that is National Development Council, while CM were part of the NDC. The creation of the governing council in Niti Aayog with the PM as the chair and chief minister and LGs as the members were designed to be more inclusive and directly affect the federal structure into an institution core, making it a more effective platform for center state deliberations. What was the primary mandate of Sanjay Kumar committee in relation to the Western Ghats? तो टू इन्फोर्स कंजर्वेशन मेजर्स विदाउट फील्ड विजिट, तो ये तो कॉमन सेंस से आप पता लगा सकते हैं, विदाउट फील्ड विजिट. टू डेजिग्नेट द एंटायर वेस्टर्न घाट्स एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव, तो ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस से आप पता लगा सकते हैं. जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती हैं वो जनरली गलत होती हैं. टू एक्सपेंड द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बाउंड्रीज ऑफ ऑल वेस्टर्न घाट्स विलेजेस, तो ये भी आप कॉमन सेंस से अगर सोचें तो ऑल वेस्टर्न घाट्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये भी गलत है. ऑप्शन डी. टू रिव्यू एंड वैलिडेट ऑब्जेक्शन फ्रॉम द स्टेट्स रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इट वाज फाउंड टू रिव्यू स्टेट ऑब्जेक्शन ऑन ईएसए डिमार्केशन एंड वैलिडेट प्रपोज्ड इंक्लूजन्स, और इसका काम है कि कंडक्ट फील्ड विजिट्स टू वेरीफाई इफ डिमांड्स फॉर विलेज इंक्लूजन फ्रॉम ईएसए लिस्टिंग्स आर जस्टिफाइड. और इससे पहले दो जो कमेटी रही हैं वेस्टर्न घाट्स के लिए वो हैं माधव गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी. तो इनकी जो रिकमेंडेशन है आपको ध्यान रखनी है. तो जो ये कस्तूरी रंजन कमेटी 2012 में थी, तो इसका काम था कि डिमार्केशन ऑन 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स फोकसिंग ऑन फॉरेस्टेड एरिया. इट एम्फसाइज्ड अ बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट नीड्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रिकमेंडेशन, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती रहती है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर मैरी कम्स टू मी? इसका आंसर है करण देसाई, जुम्बा लहेरी, अरुंधति रॉय या अनीता देसाई. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय. और इनकी बहुत फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इन्हें प्राइज मिला था. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स वेंजर्स ऑफ द सोमनाथ? तो इसका आंसर है अमीश त्रिपाठी. क्वेश्चन नंबर 41. With reference to liquefied natural gas, consider the following statement. LNG is produced by cooling natural gas to about minus 162 degree Celsius, which reduces its volume by around 600 times. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. LNG cannot be transported by ships and requires only pipelines for long distance transfer. तो ये गलत है, इसको हम शिप्स के द्वारा भी ट्रांसफर कर सकते हैं. द यूएसए इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड कतर. तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 and 3. Question number 42. Consider the following statement regarding the census in India. India's first synchronized decennial census was conducted in 1872. तो ये गलत है. जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस था वो हुआ था 1881 में अंडर लॉर्ड रिपन, और जो 1872 में था वो हुआ था अंडर लॉर्ड मेयो. तो आपको ध्यान रखना है. द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड इन 1955. तो ये भी गलत है, ये 1951 में हुआ था. तो पहली दोनों स्टेटमेंट गलत है. द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसका आंसर है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द सिरिबो सीन इन द न्यूज रिसेंटली? तो ये बेसिकली एक रैपिड डायग्नोसिस है टू पता लगाने के लिए कि कोई ब्रेन में इंजरी हुई है नहीं, यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसको बनाया आईसीएमआर ने. And it is a non-invasive and radiation-free, making it safe for infants, pregnant women, and repeated use. Question number 44. Which one of the following state will get connected with the railway network for the first time with launch of Berabi Sairang railway line? Nagaland, Sikkim, मिजोरम या मणिपुर? तो इसका जो आंसर है वो है मिजोरम. तो फर्स्ट टाइम मिजोरम में डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी पहुंच रही है, और ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ ही स्टेट्स हैं जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, जहां तक अभी रेल पहुंची है. पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो अभी ट्रेन से कनेक्टिविटी नहीं है. तो द बैरिंग सैरांग ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट इज 51.38 किलोमीटर दैट विल लिंक एजवाल विद असम सिलचर टाउन, एंड एजवाल बिकम द फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल टू गेन डायरेक्ट रेल एक्सेस आफ्टर असम गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला,
अरुणाचल प्रदेश एंड ईटानगर। और हाँ सॉरी, ये मणिपुर अभी तक नहीं पहुंची है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देता है, दिस रूट इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज नियर सायरांग स्टैंडिंग एट 114 मीटर, 42 मीटर टॉलर देन द कुतुब मीनार। तो ये आप मैप में इसको देख सकते हैं कि जो बैरिंग है उससे कनेक्ट होगा सायरांग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G4 ग्रुप। तो G4 बेसिकली वो ग्रुप्स हैं जो परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनना चाहते हैं। तो इसमें इंक्लूडेड है इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और जापान। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द G4 इज टू प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग इट्स मेंबर। तो ये गलत है, इंडिया इज वन ऑफ इट्स मेंबर, तो ये करेक्ट है। तो ऑप्शन बी। तो इसके चार जो G4 बोला जाता है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, विच आर एस्पायरिंग टू बिकम परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, जिसके अभी के केवल 5 मेंबर्स हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके। The term Natanz, Fardo, and Isfahan recently in the news refers to major ports of Iran, key military bases of Iran, major nuclear sites in Iran। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेजर न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। और इन पे अभी एयर स्ट्राइक करी थी यूएसए ने, तो ये काफी न्यूज में रहे थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुसी रिवर। तो अभी भी हैदराबाद में थोड़ी फ्लड्स आए थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इट डिवाइड्स हैदराबाद इनटू 2 पार्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है अनंतागिरी हिल्स इन तेलंगाना। और ये डिवाइड करती है हैदराबाद को, डिवाइडिंग द हिस्टोरिक ओल्ड सिटी एंड द न्यूअर सिटी। क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ लद्दाख इन इंडिया। ये गलत है, ये स्पीति वैली में लोकेटेड है। द रिजर्व्स इंक्लूड पिन वैली नेशनल पार्क एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, ये करेक्ट है। एंड इट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये भी करेक्ट है। तो ओनली 2 आर करेक्ट। तो इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। द reserve includes Pin Valley National Park and its surrounding areas. Recently, UNESCO officially announced the designation of Cold Desert Biosphere Reserve in India as part of 26 new sites added to UNESCO World Network of Biosphere Reserve. तो जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है दैट इज वो चलाता है यूनेस्को फॉर सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप कवरिंग एक्सटेंसिव टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मेरीन इकोसिस्टम। और इसके 3 मेन फंक्शन है, दैट इज कंजर्वेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो बेसिकली इसको 3 जोन में हम डिवाइड करते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। इसमें कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। इसमें खाली जो साइंटिफिक चीजें होती हैं, जैसे रिसर्च वर्क के लिए कोई जा रहा है उसके लिए इसमें अलाउ कर देते हैं। और जो आपका बफर जोन होता है इसमें हम जनरली, और ट्रांजिशन जोन जैसे आप जो सफारी वगैरह करके आते हैं, ये लगभग इन दोनों के जो जोन्स होते हैं उसमें ये चीजें आपकी कैरी आउट करी जाती है। ध्यान रखना, कोर जोन में कुछ भी अलाउड नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च। तो कोर एरिया स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक्स। सराउंड द कोर ऑफ इको फ्रेंडली, सपोर्टिंग रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग, दैट इज बफर जोन। और ट्रांजिशन जोन होता है जहां पे कल्चरल एक्टिविटी अलाउड होती है। रिसेंटली द चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट 4th issue was released, which was launched by which of the following? Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Stats and Program Implementation। तो ये मॉस्पीस का करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो बताया गया है कि हमारा IMR दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कम हो गया है 44 इन 2001 टू 25 इन 2023। ये डेटा ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और जो बर्थ रेट है वो 18.4 था 2023 में, और रूरल का 20.3 और अर्बन का 14.3। और चाइल्ड मैरिज रिड्यूस फ्रॉम 26.8% टू 23.3%। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। रिसेंटली ईरान हैज assume the uranium enrichment, which of the following best describe enrichment of uranium? तो दोस्तों यूरेनियम के 2 आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जनरली। जो U38 होता है वो अराउंड 99% होता है, और जो
235 वो होता है 1% कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन अगर हमें इससे बॉम्ब बनाना है तो हमें U35 99% करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। तो जो भी कंट्री इस चीज को अचीव कर लेता है वो बेसिकली एक बॉम्ब बन गया है। तो ईरान ये अचीव करना चाह रहा है कि जो उसकी नेचुरल फॉर्म है U238 99% है उसको उसमें 1% कर देना, और जो 1% है उसको 98% कर देना। दिस इज कॉल्ड यूरेनियम इनरिचमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ यूरेनियम 235 वाइल रिड्यूसिंग यूरेनियम 238। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 से 5% होता है वो यूज होता है रिएक्टर्स में, और 20% से ज्यादा है तो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम बोला जाता है, और 90% से ऊपर है तो वेपनरी सिस्टम है। इसमें आप ध्यान रखना 99 नहीं 90% होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत ही जल्द। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।